जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो लिवर पैरेन्काइमा होता है ना, उसकी ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। क्यों होता है? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। वैसे हेपेटाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है, लेकिन अगर वायरस वायरस की वजह से होती है तो उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 11.2 टेबल आपने देखना है, तो 11.2 टेबल आप देख लेते हैं हम। तो इसमें कौन कौन से वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। ठीक है। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस ए है ना, उसकी फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है। इसी तरह अगर हम बात करें जो है हेपेटाइटिस ए की और ई की, ठीक है, ये दोनों मतलब इन्होंने इकट्ठे इन दोनों को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों की जो फीकर ओरल ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। और ये ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स होते हैं उनमें हेपेटाइटिस ए होता है, और हेपेटाइटिस ई जो होता है ना, ये ज़्यादातर जो अनकंटामिनेटेड वाटर होता है, अंडर कुक्ड सी फूड होता है ना, वहाँ से एक्वायर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस ए है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस है। इसकी कोई मतलब ये दोनों जो हैं इनकी ये एक्यूट है, मतलब कि ये एक्यूट हिस्ट्री होती है ना, किसी ने खा लिया कुछ इस तरह का गंदा मंदा, तो क्या होता है मतलब कि कंटेमिनेटेड कुछ खा लेते हैं तो फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है, तो वो क्रोनिकली तो नहीं चलता ना, एक्यूट ही रहता है ना, तो इस वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंटी वायरल IgM एंटीबॉडी होती है ना, वो राइज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये एंटी शुरू में मतलब अगर हुआ होगा तो सबसे पहले आपको पता है IgM एंटीबॉडी अटैक करने के लिए आती है, और फिर क्या होता है IgG आती है ना। तो सबसे पहले क्या होता है IgM आई होती है, तो ये जो होती है IgM ये हमें बताती है कि कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, और IgG हमें बताती है कि अब जो इन्फेक्शन है ना वो कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि IgM पहले आती है और वो हमें ये बता रही होती है कि इन्फेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, और IgG जब आती है ना तो वो उनको लड़ लेती है उन सब चीज़ों से, जिससे हमें पता चलता है कि अब प्रोटेक्शन हो गई है। ठीक है, उसने लड़ लिया है वायरस के खिलाफ। ठीक है। तो और एंड इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स प्रायर इन्फेक्शन, मतलब इससे ये भी पता चल जाता है कि ये अभी पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, मतलब कि अब उसने लड़ लिया है ना बॉडी, मतलब कि IgG ने लड़ लिया है। ठीक है। अब वो हेपेटाइटिस वायरस वहाँ से चला गया, ख़त्म हो गया। तो अब हमने किसी की कभी करवाई IgG टेस्ट, ठीक है, और हमें उसके सीरम में जो है ना IgG नज़र आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसको कभी पहले जो हेपेटाइटिस हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है प्रायर इन्फेक्शन, या ये बताता है कि किसी की इम्यूनाइजेशन हुई थी जिसकी वजह से उसके अंदर IgG एंटीबॉडी बन गई है। आपको पता है इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? एंटीजन देते हैं और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो जो है जब इम्यूनाइजेशन हम करवाते हैं, मोस्टली जो है हम करवाते हैं हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, वो हम करवाते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि मतलब उससे भी IgG एंटीबॉडी हमें पॉजिटिव मिल सकती है। तो IgG हमें पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोटेक्शन हो गई है, इसका ये मतलब है कि प्रायर इन्फेक्शन हुआ था, इसका ये मतलब होता है कि इम्यूनाइजेशन हुई हुई है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों आता होता है कि कौन सा हेपेटाइटिस वायरस जो है वो प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। तो हेपेटाइटिस ई वायरस जो इन्फेक्शन होता है इन्हें प्रेगनेंसी में होता है, और फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है कि इसमें लिवर फेलियर तक हो सकता है, लिवर की नेक्रोसिस तक हो सकती है अगर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए। तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए? फिर उसको क्या करना चाहिए? कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? अंडर कुक्ड सी फूड यूज़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। तो हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी में होता है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी को जो है ना हम इकट्ठा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दोनों ना पारेंट्रल ट्रांसमिशन होती है, पारेंट्रल। ठीक है। अब पारेंट्रल हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये चाइल्ड बर्थ के दौरान हो सकता है, मदर से फीटस की तरफ, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है, इन IV ड्रग यूज़र्स में हो सकता है पारेंट्रल ट्रांसमिशन इसकी। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, लेकिन क्रोनिक इतना नहीं होता, होता है 20% केसेस में, लेकिन ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी में तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है। ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये भी पारेंट्रली ट्रांसमिशन होता है, ये भी IV ड्रग यूज़र्स में होता है, ये भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में होता है। ठीक है। रिस्क फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये नीडल स्टिक से हो रहा था, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये नीडल स्टिक से हो रहा था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ,
इन्होंने। ये मेरी बुक में लिखा हुआ है कि नीडल स्टिक से भी होता है, जो ये जो होती है ना इंस्ट्रूमेंट डेंटल प्रोसीजर्स के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं, या किसी को हम जो है कोई भी नीडल लगा रहे हैं, मतलब किसी एक की सिरिंज दूसरे को लगा दे, तो उससे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन होती है। ये आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज़ में आता है कि कौन सी हेपेटाइटिस है, कौन सा हेपेटाइटिस है जो कि नीडल प्रिक से ट्रांसमिशन होती है उसकी ज़्यादा, तो आपने बताना है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर वो इसका हेपेटाइटिस सी का ज़्यादातर एमसीक्यू ये आता होता है कि ये ना ज़्यादातर क्रोनिक में जाता है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज़ अकर्स इन मोस्ट केसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हेपेटाइटिस वायरस जो है वो क्रोनिक जाता है, सी फॉर क्रोनिक, सी फॉर हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब ये इसका जो हम लैब टेस्ट करवाते हैं ना हेपेटाइटिस सी का, उसमें ना हमें हेपेटाइटिस सी का जो आरएनए होता है ना वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि डिक्रीज आरएनए लेवल्स इंडिकेट्स रिकवरी, ठीक है। ऑब्वियसली किसी की बॉडी में आरएनए हमें नहीं मिला हेपेटाइटिस सी का, तो इसका मतलब यही होगा ना कि वो रिकवर हो गया, ठीक है। और अगर परसिस्टेंस रहे हेपेटाइटिस सी के आरएनए की, तो इसका मतलब ये कि वो क्रॉनिक चला गया, ठीक है। अब लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा जो है क्या, लिवर सिरोसिस क्या होता है आपको पता है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है, उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस डी जो होता है ना, इसको तो हमेशा याद रखना है बी डी, ठीक है। बी और डी जो है ना इन्होंने इकट्ठे होना है। अब होता क्या है कि जो है ना ये डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी के ऊपर फॉर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन होती है अपॉन एग्जिस्टिंग एच बी वी इज़ मोर सीवियर देन को इन्फेक्शन। देखिए कभी कभार ऐसे होता है कि हेपेटाइटिस बी का किसी को वायरस हुआ था और उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस डी का उसके ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसे हो सकता है, इसको हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। और एक केस ये होता है कि जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ना वो इकट्ठे को इन्फेक्शन चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं को इन्फेक्शन, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस बी का के ऊपर हेपेटाइटिस डी का वायरस होता है ना, मतलब हेपेटाइटिस होता है, ये ज़्यादा सीवियर होता है, ये ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू को इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन इज़ मोर सीवियर देन जो है ना आपका को इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब वो यही बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस वायरस जो होता है ये क्या करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करता है जो क्रोनिक में भी कन्वर्ट होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा क्रोनिक जो होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, हमने देखा था पीछे। और कौन सा जॉन्डिस होता है इसमें, जिसमें दोनों राइज होते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी राइज होता है, अनकॉन्जुगेटेड भी। कॉन्जुगेटेड क्यों राइज होता है, क्योंकि लिवर ख़राब है, ठीक है। और अनकॉन्जुगेटेड क्यों राइज होता है, क्योंकि आपका बिलियरी ट्रैक्ट भी आगे से थोड़ा सा ख़राब हो गया होता है, ठीक है, इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद डार्क यूरिन आता है। डार्क यूरिन क्यों आता है, डार्क यूरिन हमने देखा था कि क्यों ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये बिलीरुबिन जो होता है ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होता और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो इजीली यूरिन में जा सकता है ना, तो उसकी वजह से डार्क यूरिन हो जाता है बिलीरुबिन के प्रेजेंस की वजह से। इसके अलावा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट को फीवर होगा, पेशेंट को मेलेज होगा, नोजिया होगा, और उसके जो लिवर एंजाइम्स होंगे वो एलिवेटेड होंगे। क्यों, क्योंकि लिवर इंजरी है ना, तो लिवर इंजरी में क्या होता है, ALT और AST राइज होते हैं। अब MCQ आता होता है कि कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है इन दोनों में से, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो ALT होता है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ALT जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इसको आपने कैसे याद रखना है, लिवर में L आता है ना, तो ALT में भी L आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो ALT है, क्योंकि AST जो होता है ना ये कुछ और चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद ना इसमें वो कह रहे हैं कि ALT ज़्यादा राइज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि अब इसमें होगा क्या कि इन्फ्लेमेशन जो है वो किस में होगी, लोब्यूल्स में होगी। जो लिवर के लोब्यूल्स होते हैं, लिवर के जो पोर्टल ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें होंगे, और जो हेपेटोसाइट्स होंगी ना उनकी एपोप्टोसिस हो रही होगी, ठीक है, उनकी क्या हो रही होगी, एपोप्टोसिस हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद है कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिसमें पेशेंट को फीवर, मलेज, नोजिया ये सब कुछ नहीं आ रहा होता, उनका डार्क यूरिन भी नहीं आ रहा होता, उनको जॉन्डिस भी नहीं आ रहा होता, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और
क्या होगा कि जो है सिम्टम्स जो हैं वो कब तक होंगे एक्यूट में 6 मंथ से कम होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूट हेपेटाइटिस कौन सा होता है तो आपने बताना है जिसमें 6 मंथ से कम की हिस्ट्री हो, ठीक है। उसको हम 6 मंथ से कम होगा तो एक्यूट हेपेटाइटिस होगा, 6 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो आगे वो यही बता रहे हैं कि 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन जो होती है वो किस में हो जाती है, पोर्टल ट्रैक्ट में हो जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में पोर्टल ट्रैक को ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है, उसमें वो लोब्यूल्स में भी थी, ठीक है। और ये प्रोग्रेस करता है सिरोसिस में। सिरोसिस मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है कि अब ये एंड है, लिवर का ख़त्म हो गया, हम कहते हैं ना किसी का लिवर फेल हो गया, तो ये सिरोसिस होती है, ठीक है। सिरोसिस द एंड स्टेज लिवर डिजीज़, जिसमें क्या होता है, नॉर्मल हेपेटिक जो पैरेनकाइमा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। किससे, कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, वहाँ पे रीजनरेटिव नोड्यूल्स मिलते हैं। देखिए, एक ये ऐसे हमें बैंड्स मिल रहे होंगे फाइब्रोसिस के, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इर्द गिर्द हमें क्या मिल रहे होंगे, नोड्यूल्स। ये तो स्पेसिफिक होते हैं ना, रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है। फिर फाइब्रोसिस और रीजनरेटिव नोड्यूल्स ये हमें मिलते हैं सिरोसिस में, ठीक है। अब फाइब्रोसिस जो होती है वो किस वजह से होती है, आपको भी पता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से होती है। और ये किस वजह से रिलीज़ होते हैं, स्टेलॉइड सेल्स में, ठीक है, जो कि एंडोथेलियल सेल्स के नीचे पड़े होते हैं और लाइन करते हैं साइनोसाइड्स को। अब लिवर का स्ट्रक्चर तो आपको मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रही, लेकिन ये होता है कि लिवर का ऐसे करके ना स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे उसकी ना इधर 3 चीज़ें पड़ी होती हैं, एक जो है बाइल डक्ट पड़ी होती है, एक पोर्टल वेन पड़ी होती है और एक हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। रेड कलर की मैं हेपेटिक आर्टरी बनाती हूँ, ग्रीन कलर की जो है ना मैं ये जो है ना बनाती हूँ बिलीरी ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से ना। तो एक हमारा हो गई हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, एक हो गई हमारी पोर्टल वेन, ठीक है, या ब्लू कलर की, और ग्रीन कलर की बाइल डक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि बिल्कुल दरमियान में ना वी हैव द सेंट्रल वेन, ठीक है, सेंट्रल वेन होती है। और इसके साथ ना हमारे सारे हेपेटोसाइट्स ऐसे इनमें ये जो डॉट्स है ना, ये है तीनों, ये तीनों हर कोने पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिवर का एक लोब्यूल लिया हुआ है हमने। अच्छा, इसके अलावा ना इधर हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं जो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हेपेटोसाइट्स सारे पड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे लिंक्ड होते हैं। अब ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आपका हेपेटोसाइट्स हैं तो ऐसे ऐसे पड़े होंगे और ये जो है ना ऐसे साइनोसाइड्स होंगे, ठीक है। ये जो आपके 3 थी ना, 3 चीज़ें, और दरमियान में ऐसे सेंट्रल वेन, इनके दरमियान में एक रास्ता होता है, रोड कह लें आप, ठीक है। अब जो ये रोड है ना, इसके ये जो हैं ये एक्चुअली साइनोसाइड्स हैं, ठीक है, ये साइनोसाइड्स हैं। मतलब एक रोड है और उसका ये जो फुटपाथ होता है ना, आप समझते हैं फुटपाथ है, ठीक है, ये फुटपाथ है, ये जो मैंने ये वाला बनाया ये सारा फुटपाथ है रोड के इर्द गिर्द, ठीक है। और रोड के इधर क्या है, घर है, ये जो घर है ना ये हेपेटोसाइट्स हैं, ठीक है। अब जो है ना हमारी सेंट्रल वेन तक हमारा जो है ना ये जाता है, यहाँ से सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हमारे उससे पोर्टल वेन से, हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन जाती है सेंट्रल वेन की तरफ, इस तरह से, ठीक है, सारी। और ऑक्सीजन जो है ना ये हेपेटोसाइट्स को इस रोड से डिलीवर होती जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सारा सिस्टम होता है। और ये जो आपको गलियाँ, ये जो मैंने फुटपाथ दिखाया ना, इनमें एक्चुअली हमारे स्टेलॉइड सेल्स पड़े होते हैं, पर्पल कलर के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब स्टेलॉइड सेल्स पड़े होते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। और जो है लाइन करे होते हैं साइनोसाइड्स को, ठीक है, स्टेलॉइड सेल्स पड़े होते हैं। जो पर्पल कलर के स्टेलॉइड सेल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। आप खुद सोचें कि अगर यहाँ पे सारी फाइब्रोसिस हो जाए, मैं किस कलर से फाइब्रोसिस बनाऊँ, अब सारे कलर यूज़ हो गए। अच्छा, फाइब्रोसिस फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज़ करते हैं, सारी यहाँ पे फाइब्रोसिस करवा देंगे ऐसे। अब ये जो अभी जो फुटपाथ हैं ये बंद हो गए हैं, अब ऑक्सीजन कैसे जाएगी हमारे हेपेटोसाइट्स को, नहीं जाएगी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फाइब्रोसिस सारा लिवर जो है वो फाइब्रोसिस है, ये रेड कलर की सारी फाइब्रोसिस हो गई है। ऐसे ऐसे कर करके सारी फाइब्रोसिस हो जाती है, पूरा लिवर का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है इसी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ऑफ स्टेलॉइड सेल्स से, जिसकी वजह से पूरा जो है एंड स्टेज लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन जब हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होगी कि जब लिवर ख़राब हो गया ना, लिवर ख़राब हो गया, आपको पता है इसमें पोर्टल वेन आ रही थी, ठीक है। अब लिवर जो है वो बिल्कुल फाइब्रोसिस से बढ़ गया है, ठीक है, फाइब्रोसिस ही फाइब्रोसिस हो गई है। तो अब पोर्टल वेन में सारा ब्लड जो होगा वो बाकी ऐसे ही करेगा,
बैक फ्लो करेगा, ठीक है। अब आगे को तो जा नहीं रहा लिवर के अंदर, अब बैक फ्लो करेगा। अब इसका कनेक्शन होता है हमारे ईसोफेगस के साथ, इसका कनेक्शन होता है हमारी पेरिटोनियम के साथ, इसका कनेक्शन होता है हमारी जो भी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, हमारी जो अम्बिलिकस के साथ, ठीक है, हमारे जो है वो रेक्टम के साथ। तो जब ये पोर्टल वेन का बैक फ्लो होगा, तो अगर ये लिवर में, अगर ये हमारी पेरिटोनियम के अंदर बैक फ्लो जाएगा, तो वहाँ पे साइट्स हो जाएंगी, मतलब फ्लूइड जमा हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। अगर ये हमारी जो है वो स्प्लीन के अंदर जो है, उसके अंदर स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाएगी, ठीक है। और जो है ठीक है, और ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा, पोर्टोसिस्टामिक शंट्स बन जाएंगे, जिसमें क्या होता है एसोफेजियल वेराइसिस बन जाती हैं। अगर बैक फ्लो जो है वो एसोफेगस की तरफ जाएगा, तो उसकी ब्लड वेसल्स ऐसे डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। हेमोरॉइड्स हो जाएंगे, ये रेक्टम के साथ कनेक्शन होता है। कैपिट मेड्यूसी हो जाएगी, उसमें क्या होता है अम्बिलिकस के इर्द गिर्द, आपको पता है ऐसे करके डायलेटेड सी वेन्स होती हैं, जब वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है। उसके बाद हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है इसके रिजल्ट में। हेपेटोरीनल सिंड्रोम में क्या होता है कि जिसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि अब रीनल भी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। सिरोसिस की वजह से रीनल फेलियर भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लिवर फेल हो गया तो किडनी भी फेल हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि डिक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अब देखिए मेरी बात सुने, अब लिवर ने क्या करना था, लिवर ने जो है ये हमारे जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन में टेक पार्ट करना था ना, अब वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा हमारे हार्मफुल मैटर्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे लोगों को मेंटल स्टेटस चेंजेस आएंगी, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंजेस आएंगी, उनका मतलब हार्मफुल जो अमोनिया फॉर एग्जांपल है, अमोनिया जो होता है ना, ये हमारे ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल चेंजेस जो है वो चेंजेस आती हैं। स्ट्रेक्सिस होता है, एलिवेटेड और कोमा में पेशेंट चला जाता है, ठीक है। ये उस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेन में जो है वो कन्वर्जन्स और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिक और हेंस, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या आता है कि जो है ना वी हैव द अच्छा सीरम अमोनिया है ना, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, वो बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि गायनोकोमेस्टिया होगा, स्पाइडर एंजियोमेटा होगा, पाल्मर रिथमिया होगा ड्यू टू हाइपर एस्ट्रेनिज्म। मतलब कि अब क्या होगा कि ईस्ट्रोजन जो होगा ना, लिवर ख़राब होने की वजह से उसका भी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, वो भी हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया, स्पाइडर एंजियोमेटा होगा और पाल्मर रिथमिया होगा, ठीक है। और जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस भी इसी वजह से होगा, लिवर ख़राब है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लिवर ने एल्ब्यूमिन बनाना था। अब ऐसे लोगों में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, ऐसे लोगों में कोगुलोपैथी हो जाएगी, ठीक है। कोगुलोपैथी क्यों होगी, क्योंकि लिवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा था, वो भी नहीं बना पाएगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है, मैं आपको एडिशनल पॉइंट बताती हूँ कि शुरू में ना जब एक्यूट स्टेट होती है ना, तब ज़्यादातर जो है ना आपकी, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का केस है ना, तो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा ना वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये इंक्रीज़ करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, तकरीबन ना 22 to 25 डेज़ की होती है। तो अगर हम कुछ देर बाद जाके एल्ब्यूमिन राइज़ करता है, शुरू में जब आप लैब का टेस्ट करवाते हो तो आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ मिलता है, लेकिन एल्ब्यूमिन जो है ना वो थोड़ा सा लेट जाके इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आगे से ना हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।